अगर कोई घटिया से घटिया व्यक्ति भी, माफी के साथ कह रहा हूं ये बात, लेकिन ये होता है, कोई बुरे से बुरा व्यक्ति, घटिया से घटिया व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी का टिकट पे बिठाते हैं, और जो इंसान हमारे लिए जान दे रहा है उसको हम नीची नजर से देखते हैं। अगर वो दोनों लोग एक साथ खड़े होंगे तो हमारी, अगर 100 लोग होंगे तो उसमें से 90 लोग उस घटिया आदमी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक टिकट लेके आ जाएगा उसके साथ जाके खड़े होंगे या नहीं होंगे। एक महफिल में आप मुझे बता दो, दिल पे हाथ रख के, जब किसी भी इज्जतदार इंसान को, महिला को धक्का दे दे के आप दीवार तक ले जाओगे तो वो वापस पलट के अटैक करेगा, और अगर वो अटैक करेगा और उसने अपना सही रूप दिखाया तो फिर सामने कोई ठहर नहीं पाता। यही फूलन देवी साहब के साहब दिखाने के लिए संविधान, वोट लेने के लिए संविधान, माथा टेकने के लिए संविधान, अमल करने के लिए संविधान का दूर से दूर तक रिश्ता नाता ही नहीं रखना, संविधान को बिल्कुल ही आसपास भी नहीं आने देना। मेरठ की इस क्रांतिकारी भूमि पर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी क्रांतिकारी अंबेडकरवादियों को मेरा जय भीम, जय भारत और जय संविधान। सबसे पहले तो हमारे आज की इस बहुत महत्वपूर्ण और अहम संगोष्ठी के ऑर्गेनाइजर जनाब सिद्धार्थ गौतम साहब को मैं मुकेश सिद्धार्थ साहब को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और उनके साथ साथ उनके संयोजक शशिकांत गौतम साहब और दूसरी जो भी इनकी मजबूत एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सोच समझ के एक बहुत ही बहादुर महिला, जो हमारी रोल मॉडल बननी चाहिए थी, जो नहीं बनी, फूलन देवी जी के जन्म दिवस पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रोफेसर रतनलाल साहब, दूसरे आए हुए सभी लोगों को भी मेरा बहुत बहुत अभिवादन इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में। और ज़रूरी ये है कि आज इतनी मेहनत करके मुकेश जी ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, इतने सारे बड़ी संख्या में लोग आए हैं दूर दूर से चल के, तो हमको ये एक ऐसा प्रैक्टिकल मैसेज लेके जाएं, एक ऐसा समाधान, सॉल्यूशन लेके जाएं जो 4 बिंदु इस संगोष्ठी में रखे गए, इस सामाजिक समावेश सम्मेलन में रखे गए हैं। पहला बिंदु है, जातिगत जनगणना के बाद देश में सत्ता, संसाधन व संस्थानों में SC ST OBC व अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी। देश में बढ़ते निजीकरण के फलस्वरूप समान अवसर कैसे स्थापित हो, आर्थिक व सामाजिक समानता की प्राप्ति कब तक, देश में महिलाओं व SC ST OBC और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अपराध पर नियंत्रण कैसे हो। बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, और अगर ये महत्वपूर्ण विषय का हम समाधान ढूंढने में कामयाब हो जाएं तो मेरा ये मानना है, समस्याएं तो हम सबको पता ही हैं। अब हम लोगों के साथ जो ज्यादती, अन्याय हो रहा है उसको अब और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, समाधान ढूंढने की, समाधान जानने के ऊपर अमल करने की आवश्यकता है। मैं अपने मन से, या जो भी मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उससे मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और आप लोगों से गुजारिश भी यही है कि बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुने।
एग्जाम्पल भी मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देना चाहता हूं। बाबा साहब, और ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर हमने इस पे अमल करना शुरू कर दिया तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। एग्जाम्पल मैं देता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को 85 नहीं सैकड़ों मिल जाएंगे, और आप लोग सब अपने दिल पे हाथ रख के सोच लेना मैं क्या बोल रहा हूं और क्या वो सच्चाई के आसपास है या सच्चाई से दूर है। और वही एक एग्जाम्पल पूनम देवी का भी था। क्या था वो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवी, सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे समझदार, सबसे बहादुर व्यक्ति थे। इसमें किसी को कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। और इसीलिए दिखाने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों का समर्थन बाबा साहब को था। अगर उस समय अंग्रेजों का तो छोड़ दीजिए आप, अगर बाबा साहब जिस समाज के लिए सबसे आगे रह के लड़ रहे थे, हालांकि वो सभी समाजों की लड़ाई लड़ रहे थे, सब कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ रहे थे, और ये बात उनके डॉक्यूमेंट, जो उनकी विरासत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, सबसे बड़ी भारत का संविधान है, ये बात कि वो हर एक कमजोर वर्ग के लिए, हर एक कमजोर व्यक्ति के लिए, हर एक, चाहे वो किसी भी समाज के हिस्से से आता हो, वो उसके बारे में सोचते थे, और उसके बारे में ना सिर्फ सोचते थे बल्कि उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया, रास्ता दिया। ये उनकी विरासत हमारे देश के संविधान में साफ है। मगर मैं अपने तथ्य पे वापस आता हूं। अगर उनके समाज के लोगों ने, जिस समाज के लिए वो सबसे ज्यादा लड़ाई शायद इसलिए लड़ रहे थे कि उनको उस समय भी और आज भी देश में सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, सबसे ज्यादा प्रताड़ना उनकी हो रही थी, अनटचेबल्स, अगर सिर्फ और सिर्फ अनटचेबल्स ही, जिनको बाबा साहब उस समय कहते थे, डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे, वो ही इनका साथ खुल के दे देते, सिर्फ वो ही उनका साथ खुल के और एक तरफा दे देते, तो ना इस देश का विभाजन होता, ये देश सच में विश्व गुरु होता आज, क्योंकि ना तो विभाजन होता, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते। लेकिन अफसोस, जिन लोगों ने बाबा साहब, जिन लोगों के लिए, जिन्हें वो डिप्रेस्ड क्लास कहते थे, जान हथेली पे लेके सबसे लड़ाई झगड़ा, सबसे अक्रॉस द बोर्ड अगर मैं कहूं तो, बाहर के लोगों से भी और अंदर के लोगों से भी सबसे लड़ाई झगड़ा हुआ। बाबा साहब को खुद अंडे और टमाटर उनके अपने लोगों ने मारे, जब वो, आज जहां वो मंदिर है ना, मंदिर मार्ग पे दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर, बाबा साहब को खुद अपने लोगों ने, क्योंकि गांधी जी वहां बैठे हुए थे, अपने लोगों ने बेइज्जत किया। तो मैं आपको इसीलिए मुख्य बात बता रहा हूं, बाबा साहब तो खैर बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके बारे में तो जितना बोला जाए कम है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल पूनम देवी, क्योंकि बाबा साहब ने एक रास्ता दिया संविधान का। आज पूरी ताकत से मनुवादी मानसिकता के लोग इसी चीज पे लगे हुए हैं ना, किसी तरह से इस संविधान को डाइल्यूट कर दो। अभी खत्म नहीं करे, खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसको, इसकी धार को पैना कर दो। दिन रात दिखाने के लिए संविधान, वोट लेने के लिए संविधान, माथा टेकने के लिए संविधान, अमल करने के लिए संविधान का दूर से दूर तक रिश्ता नाता ही नहीं रखना, संविधान को बिल्कुल ही आसपास भी नहीं आने देना, अमल करने के लिए। अगर फूलन देवी साहिबा के पास वो बाबा साहब के संविधान का कोई भी समाधान दूर से दूर तक भी होता, तो क्या वो करने की नौबत आती जो उन्होंने किया। और इस बात पे मुझे कहने में कोई शर्म और लिहाज नहीं है, जब किसी भी
इज्जतदार इंसान को, महिला को धक्का दे दे के आप दीवार तक ले जाओगे तो वो वापस पलट के अटैक करेगा। और अगर वो अटैक करेगा और उसने अपना सही रूप दिखाया तो फिर सामने कोई ठहर नहीं पाता। यही फूलन देवी सांप के सामने साहिब। चलिए, हो गया। उसके बाद क्या समाज ने उन्हें वो इज्जत, ये सब हम सब के ऊपर आती है बात। क्या वो इज्जत दी उनको जिसकी वो हकदार थी? कौन करेगा इतनी बहादुरी? कौन करेगा इतनी दबाए जाने के बाद जहां सांस लेने की जगह ना हो वहां झंडा गाड़ने की बात कौन करेगा? कौन करेगा? कौन महिला हिम्मत करेगी? उन्होंने की, लेकिन समाज के लोगों ने क्या उनका उतना साथ दिया? क्या उनको उनकी जगह, उनकी लीडरशिप की जगह दी? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं दी। यह है बुनियादी बात। आज भी यहां मुकेश जी बैठे हैं, थोड़ा शायद इनको भी बुरी लगेगी बात, लेकिन कहनी बहुत आवश्यक है। क्या इनको अपनी सीट जीतने के लिए या लोकसभा की सीट भी जीतने के लिए या आसपास के क्षेत्रों की सीटें जितवाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पलट के देखना पड़ना चाहिए? यही महत्वपूर्ण बात है। या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को जब तक के हमारी असली पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तब तक जब पार्टी नहीं बन रही, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेरठ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुकेश जी के पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये मुझे आप बता दो। आते हैं? हमारे लोग मजबूर करते हैं हमारे एक से एक बड़े बड़े हीरे को कि जाओ तुम टिकट ले आओ। होता है ना ये। जैसे ही वो टिकट ले आया, कोई भी हो, मुकेश जी तो खैर टिकट से भी लड़े हैं, बगैर टिकट के भी लड़े हैं, लेकिन अगर कोई घटिया से घटिया व्यक्ति भी, माफी के साथ कह रहा हूं ये बात, लेकिन ये होता है, कोई बुरे से बुरा व्यक्ति, घटिया से घटिया व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी का टिकट पे बिठाते हैं, और जो इंसान हमारे लिए जान दे रहा है उसको हम नीची नजर से देखते हैं। अगर वो दोनों लोग एक साथ खड़े होंगे तो हमारी, अगर 100 लोग होंगे तो उसमें से 90 लोग उस घटिया आदमी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक टिकट लेके आ जाएगा उसके साथ जाके खड़े होंगे या नहीं होंगे? एक महफिल में आप मुझे बता दो, दिल पे हाथ रख के। यह है बुनियाद, इस सारे जड़ और बुनियाद ये है। हम अपने अच्छे अच्छे हीरो को लात मार के पत्थर की तरह, कोयले की तरह बना देते हैं, और इसी वजह से ताकत आती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो किसी के भी सर पे ताज रखें और उसको कहें ये तुम्हारा नेता है, और फिर हम उसके सामने सर झुका दें। और इससे सिर्फ हम लोग तो खैर बहादुर लोग हैं, झेल ही रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे समाजों को इससे बुरा बुरा टाइम देख लिया, और भी बुरा देखने की ताकत रखते हैं, कोई उखाड़ नहीं पाएगा कमजोर लोगों का कुछ भी। और जब हम अपनी पे आएंगे तो वो फोटो देख लो। हम तो बाबा साहब की इज्जत करते हैं ना, दूसरी फोटो भी है वहां पर, इसीलिए संविधान से चलते हैं। कोई मजबूरी नहीं है हमारी संविधान से चलने की। हमारे सबसे बड़े नेता ने पिछली 1 सदी की संविधान दिया था, इसलिए संविधान पे चलते हैं, वरना दूसरी फोटो आप सब देख लो खुद। मैं ये आपको नहीं, मनुवादियों को बता रहा हूं। हमारे आदमी का संविधान है, इसलिए सब जुल्म सह के भी हम कहते हैं नहीं संविधान से चलेंगे। औकात नहीं है किसी की हमारे सामने खड़े होने की। अगर हम संविधान भूल जाएं तो ये तय बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते क्योंकि हमारा वादा है बाबा साहब से। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अपना क्या असर हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? क्योंकि गधे, बेकार आदमी
के सर पे ताज रखा और वो एमपी एमएलए बन के आ गया। ना उसको समस्या का पता है, ना समाधान का पता है, ना लोगों से टच है, और ना वो रीढ़ की हड्डी है। तो नुकसान किसका हो रहा है अल्टीमेटली? ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नुकसान उनका भी हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है, इतनी सी बात है, अगर आप लोग इस पे अमल करना शुरू कर दो तो ज्यादातर समाधान हो जाएंगे। ये आरएसएस और बीजेपी का जो जिन हमारे सबके सर पे आके बैठ गया है आज, ये भी कमजोर पड़ जाएगा, और अच्छी लीडरशिप आएगी तो हमारे समाज, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के, तो हमारे समाज भी मजबूत बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना। इसमें ज्यादा मेहनत तो नहीं है ना। अपने बड़े लोगों की, अपने बहादुर लोगों की, अपने जुझारू लोगों की इज्जत करो। आप बोलो पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये हमारा जुझारू आदमी है, हम इसे पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसे टिकट दो, इसकी इज्जत करो। उनको मानना पड़ेगा। ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। अब मैं दो बातें और कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी 4 बिंदुओं के ऊपर ही। देखिए, इस देश में, और मैं आरएसएस और बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए किसी भी हालत में या किसी भी तरह से समर्थन देने के लिए क्यों मना करता हूं? मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब मना करके गए, तो बाबा साहब की बात तो माननी पड़ेगी ना। वो बोल के गए कि आरएसएस और आरएसएस से संबंधित किसी संस्था से कोई संबंध नहीं रखा है, रखना ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं हम ये बात। तो अब इस पे दिमाग लगाने की काम नहीं बचा है। बाबा साहब मना कर गए, हमें इस पे दिमाग ही नहीं लगाना। हालांकि अगर लॉजिक देना चाहें तो मैं अभी 2 घंटे तक इस बात के लॉजिक दे सकता हूं, लेकिन जरूरत क्या है? बाबा साहब बोल गए ना, हमसे ज्यादा दिमाग रखते थे वो। जब मना कर गए आरएसएस और इससे संबंधित किसी भी संगठन से कोई संबंध नहीं रखना, बाकी कुछ भी करो, तो वो तो मानना पड़ेगा ना। तो पहला समाधान, मेरी मुकेश सिद्धार्थ जी से ही बात हुई थी जब ये आए थे दिल्ली, एक हम दोनों में भी मुआहदा हुआ था। वो मुआहदा ये था, क्योंकि एससी एसटी समाज इस देश का सबसे ज्यादा जरूरतमंद समाज है आज भी, और उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से निकला हुआ एक स्कीम है जिसे एससी एसटी सब प्लान कहा जाता है। एससी एसटी सब प्लान ये है, 1980 के दशक से जिस प्रदेश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स समाज की जितनी संख्या होगी, जितनी परसेंटेज में संख्या होगी, हर बजट में, केंद्र के या प्रदेश के बजट में, उतनी उनकी हिस्सेदारी रिजर्व होगी, सेफ रहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी की भलाई के लिए, जो उनके जाति फायदे की चीजें होंगी उसके लिए खर्च हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 21% हैं, 21% बजट का हिस्सा हर साल 1980 के दशक से, बता रहा हूं मैं आपको, 1980 के दशक से आज तक वो बजट का हिस्सा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा शेड्यूल ट्राइब नहीं है, 21% रिजर्व था। उसमें एक खासियत है, सड़क बनाने के लिए खर्च नहीं हो सकता, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग और ये फ्लाईओवर बनाने के लिए खर्च नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की भलाई के लिए ही खर्च हो सकता है। और अगर वो उस चीज पे खर्च नहीं हुआ तो वो बचा के रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, और सुरक्षित रखा जाएगा। और आज तक उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं, यही हमारा मुआहदा हुआ था, आज तक वो बचा हुआ है, पैसा खर्च नहीं हुआ है बिल्कुल भी, ये बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। 2 राज्यों के लिए हमने इसके लिए पीआईबी डाल रखी है, उसमें से निकल के साफ चीज ये आ रही है कि 95% तक पैसा 80 के दशक तक आज से खत्म, खर्च नहीं हुआ है। तो हमारा ये कहना है उसमें, ये हमारा मुकेश जी से मुआहदा हुआ कि ये पैसा अगर सरकारें खर्च करने के लिए काबिल ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते, और ये एस्टैब्लिश हो गया है 1980 के दशक से। तो भाई एक काम करो, ये सारा पैसा जितना भी है उसको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करो, भाग करो, और कैश बैंक अकाउंट में डाल दो।
हर एक परिवार के मुखिया के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल दो। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए और बाकी प्रदेशों के लिए हमने बहुत डिटेल में इसमें रिसर्च की है, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपके हक का पैसा उत्तर प्रदेश के हर एक परिवार के लिए जो बचा हुआ आपका अपना पैसा है, बाबा साहब का दिया हुआ पैसा है, कितना होगा वो? आज मिला के वो 1 करोड़ होगा एक परिवार के लिए। कितना? 1 करोड़। क्या इसके लिए आप संघर्ष करने को तैयार हो? करोड़पति बनने के लिए सबसे आसान, सीधा, सुरक्षित संवैधानिक रास्ता बता रहा हूं मैं आपको। 1-1 करोड़ रुपए एक परिवार के पास। और हमारी बहन जो है थोड़ा शायद इस पे हंस रही हैं, मैं कोई भी बात बिल्कुल सच्ची तथ्यों के आधार पे करता हूं, रिकॉर्ड के आधार पे। ये 15 लाख वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये रिकॉर्ड में आपका पैसा है, चुरा रखा है सरकारों ने। तो हमारा काम है मुकेश जी के नाम से उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में PIL डालना, और मुकेश जी की जिम्मेदारी है इस एग्रीमेंट में कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकालेंगे SC ST सब प्लान का इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए, हमारे हर परिवार को करोड़पति बनाने। खड़े होके हाँ कर दे मुकेश जी, खड़े होके हाँ कर दे, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, और फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे देश में रतनलाल जी यहां मौजूद है। पिछले साल आप सब लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मिलके, रतनलाल जी भी उसमें थे साथ, हमारे कंधे से कंधा मिला के। हालांकि ये थोड़ी मुश्किल पोजीशन में, सरकारी नौकरी भी है इनकी, प्रोफेसर भी हैं, इनको वैसे ही बहुत प्रताड़ित किया जाता है। अभी इनको मेरे ख्याल से कम वाइस चांसलर होना चाहिए था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मेरा अपना मानना है, जो इनकी काबिलियत है। ये मेरा मानना है, इस पर डिबेट करने को मैं तैयार हूं। और खास तौर पे मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे कैसे कैसे वाइस चांसलर बन गए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको साथ बिठा के 5 मिनट किसी भी टॉपिक पे बात करा दो तो आप बताओगे खुद ही कि भाई ये एक गधा बैठा है और इसमें एक वाइस चांसलर बैठा है। अगर दोनों के मुंह पे पर्दा डाल के बात कराई तो इसलिए कहता हूं कि होना तो वहां चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी उस मुश्किल जो मोदी जी और अमित शाह जी को सबसे ज्यादा डर लगता है, ये ईवीएम से। ईवीएम की, मतपत्र की बात मत करो, पेपर बैलेट की, बाकी दुनिया में कुछ करो। वो आंदोलन अगर कामयाब हो जाता और पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी बड़ी हैं उनके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उसमें भीतरघात नहीं करते, तो राहुल जी को अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। मोदी जी प्रधानमंत्री होते ही नहीं, RSS और बीजेपी सरकार में ही नहीं होती, ना वहां, और अगर उससे पहले हमारी बात मान लेते तो ना इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होती। ये वोटों की चोरी से हम बार बार बोलते थे ना, तब से बोल रहे थे, तब तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था। ये दुर्भाग्य है देश के लिए भी कि पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारी तब नहीं सुनी। शायद अब सुनने का वक्त आ गया हर चीज का। हमारे यहाँ तो माना जाता है ना कि ऊपर वाले ने सब चीजों का टाइम तय कर रखा है। तो ये ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रदेश के और उत्तर और बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर ईवीएम के सीएम हैं। एक तरफ ईवीएम के पीएम और एक तरफ ईवीएम के सीएम। जनता के कोई नहीं है, ना पीएम ना सीएम। तो ये आंदोलन अब दोबारा जोर पकड़ रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों की, इस देश की जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि राहुल जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इलेक्शन हार जाते हैं इसलिए ये कहते हैं। मेरा कहना है बिल्कुल गलत बात है ये। राहुल जी तो खुद बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे लोग तो बोलते हुए भी झिझकते थे। मैं यानी कि राहुल जी कम झिझकते थे, लेकिन बाकी सब तो बड़े झिझक के बोलते थे। तो झिझकने का वक्त खत्म हो गया। राहुल जी का ये काम नहीं है, ये जनता की डिमांड है। हमें मतपत्र चाहिए, और जो व्यक्ति मतपत्र की बात नहीं करता वो बेईमान है, हमारा ये कहना है। और जो नहीं करता वो बेईमान ही है। और मुझे खुशी है हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण
बात कही, मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता। उन्होंने कही बात ये, हालांकि हम उनसे भी थोड़े नाराज जरूर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस बार जब वो पार्लियामेंट में गए, पहले ही भाषण में अपने उन्होंने एक बात कही थी कि हम समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें जीत जाए तब भी हम मतपत्र से चुनाव चाहते हैं। ये बात है, जो मतपत्र से चुनाव नहीं चाहेगा वो बेईमान है, चोर है, सीधी बात है। वो जनता के वोट नहीं मिलते उसे। और अगर अखिलेश जी की बात वो मान ली जाए तो मेरे ख्याल से जो भी गठबंधन चुनाव लड़ेगा उसको 80 ही सीटें आएंगी, फिर 79 नहीं आएंगी अगर मतपत्र से चुनाव हुए। तो ये बात मैं बता रहा हूं क्योंकि हमने इस पर रिसर्च की है। 79 नहीं आएंगी, 80 ही आएंगी गठबंधन की। ये है सच्चाई। तो क्या ये दो आंदोलन हैं? मेरे ख्याल से जो रथ भी मुकेश जी निकालेंगे उसमें भी एक पहली डिमांड हमने तो यही कह रखा है, हमारी पहली डिमांड ही हर जगह मतपत्र वापस लाने की है। चाहे कोई भी आंदोलन हो उसमें सबसे पहली डिमांड ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक मत का अधिकार दिया था, उसको अगर हम वापस पूरी शक्ति से प्राप्त कर लेंगे तो हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी जनता के गुस्से से डरेगी। और वही तरीका है असली न्याय पाने का। अगर संविधान के अनुरूप कार्य शुरू हो जाए तो फिर किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आयोजकों का, खासतौर पे मुकेश सिद्धार्थ जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम।